दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज में हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, तो इसमें आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट एंड कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। दो टॉपिक हैं ये, एक एक करके हम लोग इन दोनों को कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बिफोर रिटायरमेंट वाला पार्ट जो है सैलरीज का, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। जैसे हम लोगों ने एडवांसेस की बात कर ली, परक्यूजिट हमने सारे डिस्कस कर लिए, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी बात कर ली थी, प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट में हम लोग ग्रेचुटी की बात कर चुके हैं, पेंशन, अर्न लीव और प्रोविडेंट फंड। तो अभी तक देखिए तो 90% हम लोग टॉपिक सारे के सारे कवर कर चुके हैं। 90% बोलिए या फिर अब 99% बोलिए, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे के पूरे इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर का। इसके बाद हम लोगों का इनकम फ्रॉम सैलरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे तो सबका लिंक, मतलब ये बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, इनमें से जितने भी वीडियोस हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। वो सारे वीडियो यहाँ पर सीक्वेंस में, तो अगर आप एक एक करके सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग अब अपना टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट से। अब देखिए कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये कवर होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। अगर रिट्रेंचमेंट को हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब होता है छटनी। जैसे कंपनी मान लीजिए कॉस्ट नहीं बियर कर पा रही है, तो जब कॉस्ट नहीं बियर कर पाती है कंपनी, उसके पास पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो वो वहाँ पर क्या करती है, वो छटनी करती है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है। तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालती है तो कई रीज़न हो सकते हैं। या तो मान लीजिए कंपनी बंद हो रही हो, उस केस में कंपनी उसमें एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा हो, या फिर कंपनी जब कॉस्ट नहीं बियर कर पा रही तब निकाल रही। तो खैर कोई भी रीज़न हो, कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज़ को निकालती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको एक तरीके से बोला जाता है रिट्रेंचमेंट यहाँ पर। और रिट्रेंचमेंट जब होता है तो वहाँ पर क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को निकाल रहे हो टाइम से पहले, तो आप उसको कंपनसेशन पे करोगे। तो जब भी कंपनसेशन पे करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो वहाँ पर जो कंपनसेशन रिसीव किया उस एम्प्लॉय ने वो टैक्सेबल होता है सैलरी के अंडर में, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, कुछ लिमिट उसकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए उसने रिसीव किए कंपनसेशन के, उसमें अब ये 10 लाख रुपए पूरे के पूरे टैक्सेबल नहीं होंगे, इसमें से कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक वाला पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा मेन फोकस ये है कि ये 10 लाख रुपए में से कितना पोर्शन हमारा टैक्सेबल सैलरी में जा करके ऐड होगा, ठीक है, मतलब कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा। तो ये निकालने का काम हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या लिखी थ्योरी, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने ग्रेचुटी देखी, ठीक है, हम लोगों ने लीव सैलरी देखी, तो उन सब में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट करके दिया रहता था, वही हमारा एग्जेम्प्ट होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 पॉइंट दे दिए, इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वही कंपनसेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए सबसे पहले पॉइंट में बोले एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 25F सबसेक्शन B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो एक तो अमाउंट ये हो गया। दूसरा अमाउंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ₹5 लाख, तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट हो गया, मतलब एक तरीके से मैक्सिमम अमाउंट है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा एग्जेम्प्ट यहाँ पर नहीं होगा। और लास्ट में बोल रहे हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव, ठीक है। तो एक ये हो गया एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो उसने रिसीव किया है वो, दूसरा 5 लाख रुपए, और तीसरा वो जो कि कैलकुलेट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 25F सबसेक्शन B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अभी यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर बचा है, ये देख लीजिए, द लिमिट्स गिवन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन B शैल नॉट अप्लाई इन केसेस वेयर द कंपनसेशन इज रिसीव्ड अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन टू द वर्कमैन ऑफ एन अंडरटेकिंग। मतलब ये जो लिमिट हमने निकाली है एग्जेम्पशन की, इस लिमिट के अंदर में वो अमाउंट नहीं आएगा जो कि किस लिए मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में मिला है। मतलब कोई एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी कंपनसेशन के, उसमें उस स्कीम के वजह से हम लोगों वो जो एम्प्लॉय है उसको वो जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो मिला है, तो उस अमाउंट को इस लिमिट में हम लोग ऐड यहाँ पर नहीं करते। मतलब ये जो पूरा का पूरा अमाउंट होगा एक तरीके से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो कि किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से उस स्कीम के थ्रू दिया है। तो ये तो एक अलग पॉइंट हो गया, ठीक है। मेन हम लोगों का काम यहाँ पर, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपका जो मेन फोकस होगा ये इस पे होगा, ठीक है। ये हम लोगों के लिए मेन चीज़ ये है। इसके बाद देखिए रिट्रेंचमेंट यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं रिट्रेंचमेंट ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। या तो बिजनेस बंद हो रहा है तो उसकी वजह से रिट्रेंचमेंट होगा, या फिर ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज ऑफ अ वर्कमैन टू सम अदर एम्प्लॉयर
if it amounts to break of service or if the terms of service of the new employer are less favorable than that of the original employer। तो मतलब या तो बिजनेस बंद हो रहा हो तो उस केस में रिट्रेंचमेंट होगा, या फिर अगर एक एम्प्लॉयर किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास में उसको अपने एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ पर जो नया एम्प्लॉयर है उसकी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो उस एम्प्लॉय को वो लेस फेवरेबल है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एम्प्लॉयर। मान लीजिए कि ये सैलरी उसको दे रहा था 15,000 रुपये, ठीक है, और जो नया एम्प्लॉयर होगा वो उसको देगा 12,000 रुपये। या फिर ये वर्किंग आवर इसे ले रहा था 9 घंटे के, ये इसे ले रहा है 12 घंटे के वर्किंग आवर। तो इस तरीके से मतलब अनफेवरेबल है, जो न्यू एम्प्लॉयर उसको कंडीशन दे रहा है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो लेस फेवरेबल है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एम्प्लॉयर। तो इस केस में यहाँ पर रिट्रेंचमेंट इसको बोला जाता है। खैर ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, हम लोगों को इससे इतना कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का मेन फोकस होगा यहाँ पर ये तो सिर्फ थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब देखिए यहाँ पर जो बी और सी पॉइंट है इसकी तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 लाख रुपए फिक्स है और ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जो वो रिसीव करेगा वो है। यहाँ पर आपको जो दिक्कत होगी वो इस पॉइंट में होगी, मतलब ए पॉइंट में, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर बनता है। देखिए ये ए पॉइंट में कैसे निकालते हैं हम लोग, जो ए पॉइंट था हम लोगों का वो यहाँ पर इस तरीके से निकलता है। एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन विल बी कैलकुलेटेड एट 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो हम लोगों ने अभी देखा ना, सेक्शन 25 सब सेक्शन बी, उसमें ये बोला गया है कि जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, कंपेंसेशन का जो एग्जेम्पशन लिमिट वाला है वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 15 days एवरेज पे, 15 days का एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ। सपोज उस इंसान ने 30 साल काम किया, ठीक है, 30 ईयर्स उसने काम किया और एवरेज पे उसका जो निकला है 15 दिन का एवरेज पे वो सपोज निकला है 20,000 रुपये, ठीक है। तो एवरेज पे उसका 20,000 रुपये का निकला है ये पूरे महीने का, ठीक है, जो पूरे महीने का है ये एवरेज पे उसका ये निकला। अब 15 दिन का यहाँ पर निकालने का मतलब क्या है, 15 days की बात जब हम करते हैं, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैच आ रहा है। 15 days की जब हम बात करते हैं तो जब आपने ग्रेचुटी वाला किया था, अगर आपको याद हो तो ग्रेचुटी वाला जब हमने किया था तो वहाँ पर भी एक 15 days सैलरी वाला था। जब एम्प्लॉय कवर्ड होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर में, तो वहाँ पर हम निकालते थे इस तरीके से करके 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 26, मतलब वर्किंग डेज को ले लेते थे तो 26 से हम डिवाइड करते थे। मतलब 26 दिन की सैलरी है 20,000 रुपये, तो 15 दिन की सैलरी कितनी होगी ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते थे वहाँ पे। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर 15 दिन का मतलब है 1/2, इसका सीधा सीधा बात 15 दिन का मतलब है 1/2। तो ये 20,000 रुपये अगर उसके पूरे महीने की एवरेज पे आ रही थी तो आधे महीने की कितनी हो गई 10,000 रुपये, यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 ये हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट। जो ये ए पार्ट आप देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोले हैं एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। सपोज उसने यहाँ पर जॉब करी 30 साल 5 महीने, ठीक है, 30 years and 5 months। तो जब भी 30 साल 5 महीने या 30 साल 6 महीने दिया हुआ है, इस तरह अगर आप दिया है तो आप इसको 30 ही साल लेंगे। लेकिन जैसे ही ये 6 महीने को क्रॉस कर जाता है, सपोज यहाँ पर 30 years and 7 months उसने जॉब करी थी, तो 30 साल और 7 महीने अगर उसने जॉब करी है अपनी, उसके बाद उसको अगर निकाला गया है तो उस केस में ये 31 हो जाएगा यहाँ पर 30 की जगह पे। मतलब हम उसको ये 7 महीने को राउंड ऑफ करके बना देते हैं 1 year। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कंटिन्यूस सर्विस एंड एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। 6 महीने से ज़्यादा अगर होता है तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, राउंड ऑफ करके 1 साल यहाँ पर बना दोगे। तो यहाँ पर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 31। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो ए पार्ट था उसमें किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करनी हम लोगों को। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि एवरेज पे की जो बात ये बोल रहे हैं, एवरेज पे का क्या मतलब है, ठीक है, एवरेज पे का यहाँ पर क्या मतलब है। तो एवरेज पे देखिए क्या होता है, इफ़ द वर्कमैन इज गेटिंग अ मंथली सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉय को मंथली सैलरी मिल रही है तो उस केस में एवरेज पे क्या हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ द लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स। मतलब लास्ट के 3, मान लीजिए अगर वो जून में रिटायर हो रहा है, अगर वो 10 जून को मान लीजिए रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो लास्ट 3 प्रीसीडिंग मंथ्स, तो यानी कि कौन सा हो गया अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई। तो ये मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई हो गया, क्योंकि जून में रिटायर हो रहा है तो मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने की सैलरी को हम लोग ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे 3 से। इसको बोला जाता है एवरेज पे ऑफ लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। 10 जून को मान लीजिए अगर रिटायर हो रहा है तो इसके प्रीसीडिंग 3 महीने यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, तीनों महीने की सैलरी को, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इस तरीके से निकलेगी हमारी एवरेज पे।
एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पर सैलरी को अंडरलाइन इसलिए किया गया क्योंकि सैलरी का मतलब फिर से यहाँ पर अलग है। जैसे ग्रेचुइटी में अलग था, लीव सैलरी में सैलरी का मतलब अलग था, उसी तरीके से सैलरी का मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हर जगह पे कभी सैलरी वो कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेशन है, मान रहा हूँ मैं इसको। लेकिन अगर आप एक एक करके धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा जो है वो क्लैरिटी आपको पूरे टॉपिक की अच्छे से आ जाएगी। दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए वो वीकली वेजेस पा रहा है तो उसमें लास्ट 4 कंप्लीट वीक्स, अगर वो डेली वेजेस पा रहा है तो उसमें लास्ट 12 ये हो गया, लास्ट 12 फुल वर्किंग डेज का हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बी और सी में नहीं पूछने वाले, आपसे वो एम्प्लॉय का ही पूछेंगे, वो किसी डेली वेज वर्कर का आपसे नहीं पूछने वाले। तो यहाँ पर सैलरी से ही आपको यहाँ पर मतलब है, इसीलिए हम लोग सैलरी का देखेंगे कि सैलरी किस तरीके से निकाली जाती है। हालांकि सैलरी और वेजेस जो है यहाँ पर जब इनकम इसमें हम लोग बात करते हैं तो सैलरी और वेजेस का सेम मतलब होता है। जैसे कि देखें यहाँ पर जो चीज़ सैलरी के लिए एप्लीकेबल है वही चीज़ वेजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या? तो सैलरी का यहाँ पर मतलब होगा एक तो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज, और अलाउंसेज में यहाँ पर डियरनेस अलाउंस भी होगा आपका, ठीक है, डियरनेस अलाउंस भी यहाँ पर होगा। एज द वर्कमैन इज एंटाइटल्ड टू द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंट, जितने भी हम लोगों ने परक्यूजिट्स पढ़े थे, याद होगा आपको, जो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ अदर टैक्सेबल परक्यूजिट करके आपको एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा। तो वैल्यूएशन ऑफ अदर टैक्सेबल परक्यूजिट में जितने भी हम लोगों ने परक्यूजिट पढ़े थे उन सारे परक्यूजिट्स की यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, प्लस टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएंगे। और कोई भी तरीके का अगर वो मिला हो, अलाउंस मिला हो, तो ये हो गया पूरा, मतलब बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज, डियरनेस अलाउंस और टैक्सेबल परक्यूजिट जितने भी थे वो सारे। और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, देखिए यहाँ पे लिखा बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस, कोई भी तरीके का बोनस आप ऐड नहीं करोगे, किसी भी तरीके का एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था किस चीज़ के लिए, पेंशन फंड या फिर प्रोविडेंट फंड के लिए, जैसे हमने देखा था ना, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। और क्या आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, ग्रेच्युटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। तो हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हम लोगों ने इसमें, सबसे पहले तो देखिए बेसिक सैलरी ऐड करी, उसके बाद फिर डियरनेस अलाउंस या फिर जो भी अदर अलाउंसेस थे हमारे टैक्सेबल वाले वो सारे ऐड होंगे, प्लस और क्या ऐड होगा, टैक्सेबल परक्यूजिट जितने भी थे हमारे वो यहाँ पर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, बोनस को ऐड नहीं करेंगे, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं करेंगे और ग्रेच्युटी यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है। तो आपने सैलरी निकालना सीख लिया या फिर आपने वेजेस निकालना सीख लिया, जहाँ पर वेजेस होगी वहाँ पर आप वेजेस ऐड कर देंगे। अब ये जब आपने निकाल लिया, ठीक है, तो आपको 3 महीने की निकालनी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना 10 जून को अगर वो रिटायर हो रहा है तो आपको चाहिए होगी मार्च की, अप्रैल की और मई की, ये 3 महीने की आपको निकालनी है। इन 3 महीने की निकालने के बाद आप इनको ऐड करोगे और इसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका क्या निकल करके आएगा, ये आपका निकल करके आएगा एवरेज पे। और एवरेज पे में भी अगर सैलरी का केस है तो लास्ट के 3 महीने की सैलरी का आप एवरेज पे निकालोगे, अगर वीकली वेजेस हो पा रहा है तो लास्ट के 4 कंप्लीट वीक्स का आप वेजेस निकालोगे, और अगर वो डेली वेजेस पा रहा है तो फिर वो लास्ट 12 फुल वर्किंग डेज का आप वहाँ पर वेजेस निकालेंगे। खैर ये वाला आपको नहीं मिलने वाला, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको मेन काम इसी से होगा। और जब ये आप निकालेंगे तो उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, आपने एवरेज पे जब निकाल लिया तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से एक बार, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 15 डेज एवरेज पे। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग कंपेंसेशन की लिमिट को निकालते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख लिया पूरा, सेकंड पॉइंट में कुछ देखना ही नहीं था, थर्ड पॉइंट में भी कुछ नहीं देखना था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको। देखें तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला है, रमेश इज एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क इन अ मिल सिंस 1 September 2007. He is getting ₹16,000 per month as salary and ₹4,000 per month as dearness allowance since 1 April 2020. His services were terminated on account of retrenchment of employees on 1 July 2021 and he was paid ₹3 lakh as compensation. Compute his tax exempted amount of compensation for the assessment year 2022 to 23. तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, देखिए एग्जेम्प्टेड अमाउंट को निकालना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला आपसे, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को निकालने के लिए बोला है। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट को जब आप यहाँ पर निकालेंगे तो एग्जेम्प्टेड हम लोगों का क्या हो जाता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का क्या होगा, 15 डेज एवरेज पे, ठीक है, 15 डेज एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। का ये मतलब होता है कि जो 15 दिन का एवरेज पे आपका निकलेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप इसको फुल कर दीजिएगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 5 लाख रुपए का अमाउंट वो आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में जो एचएल उसने रिसीव किया, कितना रिसीव किया उसने, 3 लाख रुपए, तो ये 3 लाख रुपए इसका यहाँ पर आ जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी, यहाँ पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, मतलब 15 डेज का एवरेज पे पहले तो निकालना और साथ में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस देखिए आप कैसे निकालेंगे, इसका वो कब हो रहा है, इसने ज्वाइनिंग कब करी थी, 1 सितंबर 2007 को। तो 1 सितंबर 07, तो 1 सितंबर 2007 को इसका एम्प्लॉयमेंट हुआ। अब काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, देखिए रिट्रेंचमेंट इसका कब हो रहा है, 1 जुलाई 2021 को इसका रिट्रेंचमेंट हो गया। तो काउंटिंग आप कैसे करेंगे, आप काउंटिंग करेंगे यहाँ पर सितंबर से लेकर के अगस्त तक, यानी कि 1 सितंबर 2007 से लेकर के 31 अगस्त 08, ठीक है, 31 अगस्त 2008 को इसके कितने साल पूरे हो गए, 1 साल पूरे हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर आएगा 31 अगस्त फिर से 09, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 31 अगस्त 20 तक देखिए इसके कितने साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 21 में वो नहीं जाएगा, जुलाई में इसका रिट्रेंचमेंट हो गया, तो 31 अगस्त तक ये पहुंचेगा ही नहीं, 31 अगस्त 21 तक की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। हम लोगों ने इसीलिए हम लोग 20 पे रुक गए, क्योंकि 31 अगस्त को ये पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि जुलाई में इसका क्या हो जा रहा है, रिट्रेंचमेंट हो जा रहा है। तो काउंटिंग आप किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 साल इसका पूरा हुआ 2008 में, 9 में इसका पूरा होगा 2 साल, उसी तरीके से 10 में तीसरा साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 20 पे आकर के 13 साल। तो मतलब इसके 13 साल पूरे होंगे कब, 31 अगस्त 2020 को। अब 31 अगस्त 2020 से आप काउंटिंग करिए 1 जुलाई तक की कि कितने महीने हो रहे हैं। तो एक तो देखिए अगस्त तो चला गया हम लोगों का, तो सितंबर 20, उसके बाद फिर अक्टूबर 20, फिर नवंबर 20, उसके बाद फिर दिसंबर 20, उसके बाद फिर जनवरी 21, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो सीधी सीधी बात है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने, मतलब 13 साल और 10 महीने इसने क्या किया, काम किया है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर बोला जाता है कि पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, जो हम लोगों ने लिमिट देखी थी, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 6 महीने से अगर ज़्यादा होता है तो उसको आप राउंड ऑफ कर करके कितना बना दोगे, 1 साल बना दोगे। तो 13 साल इसने कंप्लीट काम किया, 10 महीने इसने और काम किया, तो इसको मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, 14 ईयर्स, ठीक है। तो 14 ईयर्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब निकालना है 15 डेज एवरेज पे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था पहले, ये हो गया 15 डेज एवरेज पे मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हम लोगों का कितना था, हम लोगों ने अभी निकाला था 14, तो यहाँ पर 15 डेज एवरेज पे, और ये दूसरा पॉइंट हम लोगों का था 5 लाख रुपए, और ये तीसरे पॉइंट में हम लोगों को दिया गया था 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर 15 डेज एवरेज पे जब आपको निकालना है तो आपको पहले एवरेज पे के लिए पे चाहिए होगा, ठीक है। पहले आप देखिए पे निकालिए, पे का मतलब आप पहले सैलरी निकालोगे, सैलरी निकालने के बाद आप फिर एवरेज पे निकालेंगे, और एवरेज पे निकालने के बाद फिर आप उसका 15 डेज करेंगे, मतलब 1/2 करके तब आप उसका 15 डेज एवरेज पे निकालेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। तो पहले हम लोगों को निकालनी है सैलरी। अब सैलरी देखिए रिटायरमेंट इसका कब हो रहा है, 1 जुलाई को हो रहा है, 1 जुलाई 21 महीने का रिटायरमेंट वो रिट्रेंचमेंट हुआ। तो जुलाई में अगर रिट्रेंचमेंट हुआ तो इसके पिछले के 3 महीने की, तो 3 महीने की हम लोग लेते हैं, तो कौन सा 3 महीने होंगे, देखिए एक तो हो जाएगा मई, जून, और एक हो जाएगा अप्रैल। तो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में इनका वो हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, तो अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने का हम लोग लेंगे। अब इनकी सैलरी देखिए कितनी, सैलरी इनकी 16,000 रुपये पर मंथ, और डीएनएस अलाउंस को कितना मिल रहा है, 4,000 रुपये पर मंथ। कब से मिला, 1 अप्रैल 2020 से। तो यानी कि अप्रैल 21 में भी मिलेगा, जो डीएनएस अलाउंस है वो अप्रैल 21 में भी मिलेगा, मई 21 में भी और जून 21 में भी। तो 16,000 प्लस 4,000, यानी कि इन तीनों महीने में इनको कितनी सैलरी मिली है, 20-20 हज़ार रुपये तीनों महीने मिला है। अगर तीनों महीने को आप ऐड कर दोगे तो 20,000 प्लस 20,000 और प्लस 20,000, 60,000 रुपये ये हो जाएगा। 60,000 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज पे निकालने के लिए, तो आपका जो एवरेज पे निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। और इसी में अगर आपको 15 डेज निकालना है, तो मैंने आपसे 15 डेज के लिए कहा था कि क्या, इसको हाफ कर दीजिए, तो मतलब 20,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका निकल कर आएगा 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ हम लोगों को यहाँ पर एवरेज पे आ गया, 15 डेज एवरेज पे, तो ये हो गया 10,000 रुपीज़। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 14 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1,40,000, और 5 लाख रुपीज़ ये दिया, 3 लाख रुपीज़ ये दिया, तो 1,40,000 इनमें क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों का एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो होगा, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो कितना निकल के आएगा,
40,000 रुपीज़। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपना कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट का एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो देखिए कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो कवर होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। बहुत ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल नहीं है, आपको ये सब चीज़ें याद नहीं करनी, मैंने सिर्फ थ्योरी लिख दी है। आप चाहें तो उसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, एनी अदर कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, IITs हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी इंस्टीट्यूशन हैविंग इंपॉर्टेंस थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। ये सब जितनी भी चीज़ें दी इन सबको याद करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। नीचे देखिए क्या दिया है, ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है कि अभी उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं आई। नॉर्मली आप देखते हो कि रिटायरमेंट की एज क्या होती है, 60 ईयर्स होती है, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो इंसान है वो खुद ही अपने आप को रिटायर करवा लेता है, वो कहता है कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, और जब वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पर उसको कोई ना कोई कंपनसेशन पे किया जाता है। अब हो सकता है वो काम करने की स्थिति में ना हो, ठीक है, काम करने की स्थिति में ना हो या फिर कोई एक हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम्स निकालती रहती है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, अपने आप को रजिस्टर करके अपना रिटायरमेंट वहाँ पर ले लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि 50 ईयर्स की एज में ही अब उसको काम करने की जरूरत नहीं लग रही, उसने पैसा अपना कमा लिया, अब उसको सुकून से अपना दिन काटना है, ज़िंदगी काटनी है। तो 50 ईयर्स की एज में उसने कह दिया कि मुझे यहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, मुझे यहाँ से जॉब से आज़ाद करो। तो इसको यहाँ पर रिटायरमेंट जब दिया जाएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब है कि खुद अपनी इच्छा से वो अपने आप को रिटायरमेंट वहाँ पर दे रहा है। तो इस केस में यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाता है। तो कंपनसेशन का अमाउंट वही बात हो गई कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग वही देखने वाले हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होगा हम लोगों का। दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बोले, इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी अ स्कीम ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन शैल बी एग्जेम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। वही सेम चीज़ है, आपको ज़्यादा कंडीशन याद नहीं रखनी, ये सब चीज़ें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि कितना अमाउंट यहाँ पर एग्जेम्प्ट करने को ये बोल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 month सैलरी, 3 महीने की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो 3 महीने की जो टोटल सैलरी होगी वो मल्टीप्लाइड जितने ईयर ऑफ सर्विस उसने किए हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। तो मतलब मान लीजिए कि 60 ईयर्स में उसका रिटायरमेंट था, उसने 45 की एज में ही रिटायरमेंट यहाँ पर ले लिया, तो मतलब 15 साल हैं इसके पास में, ठीक है। 15 ईयर्स पहले इसने रिटायरमेंट ले लिया, तो 15 ईयर्स हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 जब आप करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ मिल जाएंगे जो उसके बैलेंस अभी भी बचे थे। अभी भी उसने उतने साल जॉब नहीं करी है, अभी बाकी था वो, और आराम से जॉब कर सकता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी सैलरी उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मंथ जो उसके बचे हुए हैं। इसके बाद सी पॉइंट में आएगा जो अमाउंट उसने रिसीव किया, और लास्ट वाले पॉइंट में वही 5 लाख रुपए की लिमिट जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। और यहाँ पर दे दिया स्टार बना के कंडीशन लिखी हुई, नो एग्जेम्पशन व्हेन रिलीफ अलाउड अंडर सेक्शन 89। तो कोई भी तरीके का अगर रिलीफ मिला हुआ है टैक्स से अंडर सेक्शन 89 तो उस केस में यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये 2 पॉइंट में हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी के सी और डी पॉइंट में कोई भी तरीके की कैलकुलेशन आपकी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो सैलरी लिखी हुई है, मैंने आपसे पहले भी बोला कि सैलरी का मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है हर एक कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर जो सैलरी बोली गई है वो सैलरी का मतलब क्या है, देखिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स और पार्ट ऑफ सैलरी। तो डियरनेस अलाउंस वही सेम HRA वाला, हाउस रेंट अलाउंस में हमने जैसे निकाला था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे। तो एक तो देखिए बेसिक सैलरी होगी, दूसरा डियरनेस अलाउंस ऐड होगा अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है तो, और पार्ट ऑफ सैलरी अगर दिया है तो। डियरनेस पे अगर दिया तो वो तो हमेशा ऐड होगा क्योंकि पार्ट ऑफ सैलरी हमेशा होता ही होता है। कमीशन भी ऐड होगी अगर वो बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दी हुई है तो, अदरवाइज वो भी ऐड यहाँ पर नहीं होगी। तो ये आप सैलरी निकालेंगे। सैलरी निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, एक तो आपको देखिए इस पॉइंट में काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 month सैलरी, 3 महीने की सैलरी आपको उसमें जोड़ करके निकालनी है और हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे पार्ट देयर ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर, इसीलिए अगर 30 साल 6 महीने दिए, 7 महीने दिए, 8 महीने दिए, 4 महीने दिए, वो 30 ही साल होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप क्या लेंगे, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे, पार्ट यहाँ पर नहीं लेंगे। जैसे हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देखा तो यहाँ पर पार्ट आप नहीं लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी आप ऐसे ही निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने बैलेंस मंथ बचे। क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। देखिए तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला है,
X is employed in a company and is paid a sum of rupees 9 lakh on voluntary retirement from service. ठीक है, 9 लाख रुपए उनको कंपेंसेशन मिला है फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट. द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इन द कंपनी इज 60 ईयर्स एंड X who was 50 at the time of retirement had completed 22 years of service. ठीक है, 22 साल उन्होंने कंप्लीट किया था. 60 साल की नॉर्मल एज होती है और 50 साल में उन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया. हिज मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज एज फॉलोज. तो बेसिक पे उनको मिली थी 20,000 रुपये की डियरनेस अलाउंस, जिसमें कि 50% इंक्लूडेबल फॉर पेंशन था. टोटल अमाउंट यहाँ पर 8,000 रुपये इनको डियरनेस अलाउंस का मिला है. और इस 8,000 रुपये में 50% जो है वो इंक्लूडेबल फॉर पेंशन है. मतलब 50% क्या हो गया, पार्ट ऑफ सैलरी हो गया. ठीक है, इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिला है 5,000 रुपये को. यहाँ पर आपसे निकालने को क्या बोले, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टैक्सेबल अंडर द एक्ट. तो अब यहाँ पर हम लोग ABCD करके वही पॉइंट लिख लेते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C और D. अब देखिए C पॉइंट और D पॉइंट ये हम लोगों के फिक्स है. तो C पॉइंट में यहाँ पे देखिए कितना था, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितना इन्होंने रिसीव किया है, 9 लाख रुपए. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 लाख रुपए. उसके बाद D पॉइंट कितना है, 5 लाख रुपए मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है हम लोगों को. तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए. अब अगर इसके बाद हम बात करें A पॉइंट की, तो A पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. तो इसका देखिए इस A पॉइंट का मतलब क्या निकलता है, यहाँ पर आप एक तो देखिए सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट निकालेंगे. तो यहाँ पर जो सैलरी आपने निकाली है, ठीक है, सैलरी आपने निकाली उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि आपको 3 महीने की यहाँ पर सैलरी बोल रहे हैं, 3 मंथ सैलरी. और इसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से. तो सैलरी आपने निकाली उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि 3 महीने की सैलरी चाहिए थी आपको, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. एक चीज़ का वही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पार्ट देयर ऑफ नहीं है, तो पार्ट देयर ऑफ को आप इग्नोर कर दीजिएगा. देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर आपको A पॉइंट में निकालनी है सैलरी और मल्टीप्लाई उसको करना है 3 से. तो ये सैलरी यहाँ पर जो भी होगी मल्टीप्लाई को हम कर देंगे 3 से, और मल्टीप्लाई को किससे करेंगे, 22 ईयर की उन्होंने सर्विस यहाँ पर कंप्लीट की, तो ये हो जाएगा 22. अब यहाँ पर सैलरी जो आई है वो सैलरी कैसे निकालेंगे वो देखिए. यहाँ पर सैलरी जो आपकी निकलेगी, हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फिर पार्ट ऑफ सैलरी और DP और कमीशन. तो यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी एक दी गई है 20,000 रुपये की, तो बेसिक सैलरी तो ऐड होगी, ये हो गई 20,000 रुपये. और प्लस डियरनेस अलाउंस ऐड होता है अगर वो पार्ट ऑफ सैलरी है, और अगर नहीं है तो आप इग्नोर कर दोगे. यहाँ पर 8,000 रुपये टोटल डियरनेस अलाउंस मिला, लेकिन इसमें से सिर्फ 50% जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी है. यानी कि जो डियरनेस अलाउंस है उसका सिर्फ कितना ऐड होगा, 4,000 रुपये यहाँ पर ऐड होगा हम लोगों का. तो ये टोटल जो सैलरी निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, 24,000. तो सैलरी हम लोगों ने निकाली 24,000, एक महीने की सैलरी आ गई 24,000 रुपये, और हम लोगों को कितने महीने की चाहिए, 3 महीने की चाहिए. तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24,000. तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 22. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकलेगा 15,84,000, यानी कि 15,84,000. तो ये हम लोगों की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई. अब इसके बाद आते हैं हम B पॉइंट पे. तो B पॉइंट में देखिए कैसे निकालना है आपको. यहाँ पे बोले सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन. तो यहाँ पर देखिए क्या मतलब है, जो आपने यहाँ पर सैलरी निकाली है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बैलेंस मंथ से, बैलेंस मंथ जो उसके बचे हैं अभी उसके जॉब के. तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल एज है वो 60 ईयर्स थी, और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया 50 ईयर्स की एज में. मतलब 50 साल में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, 60 साल की एज तक की नौकरी कर सकते थे. इनके कितने साल अभी भी बचे हुए हैं, तो 10 साल इनके अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं. 10 साल बचे हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं. तो यानी कि 10 साल में अगर इन्होंने इनके बचे हुए हैं, तो इनके मंथ में अगर आप कन्वर्ट करें इसको तो कितने हो जाएंगे, इनके 120 मंथ यहाँ पर बचे हुए हैं. ठीक है, हम लोगों ने मंथ कितने निकाले, मतलब अभी 120 महीने और ये जॉब कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 को मल्टीप्लाइड बाई 120. तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 120 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकल करके आएगी 28,80,000. तो हम लोगों की ये हो गई 15,84,000, उसके बाद 28,80,000, उसके बाद 9 लाख और ये 5 लाख. अब इन चारों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखिए क्या है.
तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है हमारा, 5 लाख रुपए यहाँ पर लीस्ट है। तो यानी कि एग्जेम्प्ट कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया। अब आपसे यहाँ पर बोला टैक्सेबल अमाउंट निकालने को, तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने का तरीका मैं कई बार आपको पहले ही बता चुका हूँ। टैक्सेबल का होता है जितना आपने रिसीव किया माइनस जितना आपका एग्जेम्प्ट हो गया। रिसीव आपने कितना किया था, 9 लाख रुपए, माइनस एग्जेम्प्ट कितना हो गया, 5 लाख रुपए, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो टैक्सेबल यहाँ पे कितना निकला, 4 लाख रुपए। अब ये किस तरीके से निकाला हम लोगों ने, आपको पूरा मैंने प्रोसेस सही तरीके से समझा दिया। कोई भी तरीके का आपका डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने कंपेंसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट भी कर लिया और कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। और इसी के साथ हम लोगों का जो इनकम फ्रॉम सैलरीज का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मतलब हम लोगों ने आफ्टर रिटायरमेंट में ये कंपेंसेशन और रिट्रेंचमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो अब इसमें से जितने भी आपने चीज़ें देखी हैं, मतलब अलाउंसेस आपने देखा, परक्यूजिट देखा, ये प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्न लीव, प्रोविडेंट फंड, कंपेंसेशन, अभी इसमें से जितना जितना पोर्शन आपने टैक्सेबल यहाँ पर निकाला है उन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाती है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। इसमें से आप लेस कर दो अपने डिडक्शन जो कि क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये का है। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके केस में मैंने आपको बताया हुआ है अलाउंसेस में कि कितना अमाउंट डिडक्ट होता है, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर कोई पे किया हुआ है तो वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। और इसको जब आप करते हैं तो आपकी टैक्सेबल सैलरी यहाँ पर निकल करके आ जाती है। और ये जब आप करेंगे तो आपकी टैक्सेबल सैलरी निकल आई। अब इसके बाद आप अपने अदर हेड के ऊपर जाएंगे, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और उनसे भी आप एक एक करके अपने इनकम को निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हम लोगों का पूरा जो चैप्टर था इनकम फ्रॉम सैलरीज ये कंप्लीट होता है। कोई भी तरीके का आपका डाउट होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डाला हुआ है, तो आप जा करके पिछले वीडियोज़ एक सीक्वेंस में देखेंगे, आपको बेटर तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का इनकम फ्रॉम सैलरीज पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।